Assalamu alaikum dear students. In this video we will learn about the collisions and specifically the direct collisions. The two bodies are said to be collided directly when the direction of motion of the each is along their common normal at the point of contact. So in this case if you see कि हमारा जो कि दो bodies हैं इनका point of contact यहाँ पे है और इनका जो common normal है वो आप ये देख रहे हैं कि this is like their common normal. When the direction of motion is of either or both is not along the common normal, the impact is said to be oblique. इसकी एग्जांपल हमारे पास कैरम बोर्ड की है। सो अगर आप ये देखें कि जब हम स्ट्राइकर से फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइकर है और हमें यहाँ पे जो एक पीस है हमारे पास जिसको कैरम मैन भी कहते हैं और हम गाठी कहते हैं, इसको अगर हमें किसी एक होल में प्लेस करना है तो हम इस स्ट्राइकर को इसके डायरेक्टली हेड टू हेड कोलिजन नहीं करते। लेट से हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको कोलाइड करेंगे तो ये देन दिस विल मूव टू द दिस होल। अगर हमारे पास ये सारे इस तरह से होल हैं और ये हमारे पास अगर कोई कैरम बोर्ड है तो ये हमारे पास स्ट्राइकर है तो हम स्ट्राइकर डायरेक्टली हमें कोलाइड नहीं करेगा बल्कि ओब्लिक हमारे पास जो स्ट्राइक होगा दिस स्ट्राइक इज कॉल्ड द ओब्लिक क्योंकि ये लेट से अगर फर्ज करें हमारे पास कोई एक कैरम मैन यहाँ पे है तो फिर इसको डायरेक्ट कोलिजन अगर यहाँ पे करेगा तो दिस विल नॉट गो इन द होल। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि हमें इसको कहाँ पे कोलाइड करना है। सो आगे हम देखते हैं कि कोलिजन में बी इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन हमारे पास वो कंजर्व रहती है। दैट मीन कि हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज जो है वो इक्वल नहीं रहती। सो हमारे पास ज़्यादातर जो रियल ऑब्जेक्ट्स में जो कोलिजन्स होती है वो इन इलास्टिक होती है। लेकिन इन सब केसेस जब हमारे पास बहुत रिजिड ऑब्जेक्ट्स हों लाइक बिलियर्ड बॉल जिस तरह आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो बहुत हार्ड और बहुत रिजिड होते हैं। सो उनकी जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है। So when two bodies actually stick together after collision, this collision is said to be completely inelastic. So but the law of conservation of momentum जो हमारे पास इलास्टिक और इनइलास्टिक collision में दोनों में वैलिड रहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इम्पैक्ट लॉज क्या हैं। लेट्स से हमारे पास टू बॉडीज हैं विद मास m एंड m2 और इनिशियल वेलोसिटी एक u1 है और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड की u2 है। और उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन वो v1 और v2 है। दिस इज अ मैटर ऑफ डायरेक्ट कोलिजन कि हमारे पास ये दोनों जब बॉडीज एक दूसरे से टकराई हैं तो दे आर ऑन देयर कॉमन नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि दोनों का नॉर्मल हमारे पास जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा ऑन देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देन हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी दिस इज v1 माइनस v2 दैट इज द डिफरेंस ऑफ देयर final velocities divided by the difference of their initial velocities equal to minus e. This e is actually the coefficient of elasticity. बट इन अ केस जब हमारे पास जब दोनों के नॉर्मल फर्ज करें हमारे पास सेम नहीं है, जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से टकराई हैं, वन हैज़ एन एंगल अल्फा एंड वन हैज़ एन एंगल बीटा बिफोर द कोलिजन विद ईच अदर, तो हमारे पास इनके टकराने के बाद जो इन बॉडीज का एंगल हुआ वो थीटा और फाई है। और इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u1 और u2 रही और फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 रही। इस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले जब हमारे पास ये वाला डायरेक्शन हमारे पास जब इस बॉडी की आई दैट इज u2 और इसकी ये u1 है और हमारे पास इसकी v1 और v2 है, तो इस डायरेक्शन के लॉन्ग हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा दैट इज v1 cos ऑफ थीटा और इस डायरेक्शन के अगेंस्ट हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा दैट इज v2 cos ऑफ फाई। सो इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज जो हैं दोनों का डिफरेंस इन दैट केस v1 cos थीटा और v2 cos फाई होगा और इनिशियल वेलोसिटीज भी इसी तरह हमारे पास u1 cos फाई और u2 cos फाई होंगी। इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस सी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं दैट इज
m1 v1 यानी mass 1 of velocity और उस पार्टी की velocity plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. और similarly for oblique collision, m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi plus m1 is equal to m1 u1 cos phi plus m2 u2 cos beta. Now we will discuss the impact of smooth sphere against fixed line. जब कोई स्मूथ स्फीयर कोलाइडेड अगेंस्ट अ फिक्स्ड लाइन हो तो फिर क्या हमारे पास सिनेरियोज बनते हैं, विल सी दैट. सो नाउ लेट्स सी कि हमारे पास ए बी हमारे पास एक फिक्स प्लेन है एंड सी इज दैट प्लेन जहाँ पे हमारे सी को पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास ये स्फीयर कोलाइड किया है. सो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर और हमारे पास ये सी ओ इसका मतलब है कॉमन नॉर्मल बनेगा इस स्फीयर का. So let u and v be the velocities of the sphere before and after the impact. u velocity के साथ जिसने एंगल अल्फा बनाया हमारे पास विद द कॉमन नॉर्मल, और v हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन है और इसका एंगल थीटा है विद द कॉमन नॉर्मल. So now by Newton's experiment law along common CO, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है. अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी दैट इज v1 cos थीटा माइनस v2 cos phi is equal to minus e u1 cos alpha minus v2 cos beta. बट हमारे पास चूंकि फिक्स्ड लाइन है यहाँ पर, चूंकि प्लेन है हमारे पास फिक्स्ड है, सो इसका मतलब है हमारे पास cos phi हमारे पास और सेकंड v2 हमारे पास ज़ीरो होगा. सो ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी. इसी तरह ये cos बीटा वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी. चूँकि फिक्स प्लेन है इस वजह से सिर्फ हमारे पास ये फर्स्ट v cos थीटा आ जाएगा. सो ये v cos ऑफ थीटा आ जाएगा माइनस ज़ीरो, और इसके अलावा माइनस ई हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है और ये बन जाएगा माइनस यू काज ऑफ अल्फा माइनस अगेन ज़ीरो, जो कि हमारे पास दिस ए बी जो है हमारे पास ये एक फिक्स प्लेन है. सो इसकी वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. सो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी v cos of theta which is equal to e u cos of अल्फा. सो लेट्स सी हम इसे इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं. सो जो हमारे पास वेलोसिटीज होंगी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ये हमारे पास चूंकि फिक्स प्लेन है, सो इसके अगेंस्ट जो हमारे पास ये जो v था दैट इज एक्चुअली v cos ऑफ थीटा, इसके अगेंस्ट हमारे पास ये u cos ऑफ अल्फा है. अब इनका कॉमन नॉर्मल चूंकि हमारे पास सेम है दैट इज v साइन ऑफ थीटा और u साइन ऑफ अल्फा, तो इनके ये कॉमन नॉर्मल पे हैं. दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि इनके हमारे पास v साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू u साइन ऑफ अल्फा. लेट्स सी हम इसको वन कह लेते हैं. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को बोथ साइड स्क्वायर लेके ऐड करते हैं. सो दिस इज v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा and second one is v square sine square theta. So on the right side this will become e square u square cos square alpha plus u square sine square alpha. So यहाँ से हम v स्क्वायर कॉमन लेके cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है वन है. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. सो दिस विल बिकम e स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. सो नाउ इसको हम कह देते हैं इक्वेशन थ्री. So this equation 3 actually gives us the magnitude of the velocity of the sphere after the impact. अगर हम इक्वेशन नंबर वन और टू को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग द इक्वेशन वन एंड टू विल गेट v cos theta divided by v sin of theta and minus e u cos of alpha divided by u sin of alpha. So यहाँ से हमारे पास v और v कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम cotangent of theta and this is u and u cancel, this will become e cotangent of alpha.
So this equation, जिसको हम equation 4 कह लेते हैं, let's say, this equation actually gives the direction of motion of sphere after the impact. So इस equation है, equation number 3 ने हमें दिया, this gave us the magnitude of the velocity of the sphere after the impact, and this gave us the direction of motion of sphere after the impact. वही लोग हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी इक्वेशन होती है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. सो हम इसको इनिशियल जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. सो व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस? अगर हम ये देखें कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो वो हमारे पास क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी, और वी हमने यहाँ से इस इक्वेशन से हमने देखा हुआ है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. तो ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू u square e square cos square alpha plus sin squared alpha. अब हम यहाँ से हाफ एम यू स्क्वेयर एक्चुअली कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी कोई एन वन माइनस ई स्क्वेयर cos स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा. सो अगर हम वन माइनस ई स्क्वेयर का स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा को देखें, तो यहाँ से हम वन माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा को कॉमन लेके हमारे पास पता है वन माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फा. सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वेयर cos स्क्वेयर अल्फा माइनस माइनस ई स्क्वेयर cos स्क्वेयर अल्फा. सो इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वेयर वन माइनस ई स्क्वेयर cos स्क्वेयर अल्फा. अब हम इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं. लेट्स से कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके केसेस में. सो विल चेंज द कलर एंड दिस. सो केस वन हमारे पास क्या है, केस वन है जब हमारे पास अल्फा ज़ीरो हो. सो अल्फा ज़ीरो होने का मतलब हमारे पास क्या है कि अल्फा हमारे पास दैट वाज द एंगल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी टू द कॉमन नॉर्मल. सो जब ये ज़ीरो हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट हमारे पास डायरेक्ट था. जब डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा तो इसका मतलब है कि थीटा हमारे पास ज़ीरो हो गया, राइट. सो थीटा हमारे पास ज़ीरो हो गया. सो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री थी, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री को, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. इसमें जब हम अल्फा ज़ीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ cos ज़ीरो वन साइन अल्फा ज़ीरो, तो हमारे पास ये यू स्क्वायर ई स्क्वायर बच जाएगा. सो दैट मीन कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो यू ई रह जाएगी. सो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो स्फीयर है वो डायरेक्टली किसी स्मूथ फिक्स प्लेन को हिट करे विद वेलोसिटी u, सो इट रीबाउंड इन द रिवर्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी eu. तो ये रीबाउंड करेगा विद वेलोसिटी eu. सेकंड केस हम देख लेते हैं, केस नंबर टू, व्हेन e इज इक्वल टू वन. सो e जब हमारे पास वन हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्फीयर है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक. सो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि बहुत रिजिड हमारे पास स्फीयर होगा. जब ये स्फीयर हमारे पास रिजिड होगा तो दैट मीन कि हमारे पास जो एंगल बनेगा हमारे पास उसकी कॉमन नॉर्मल के साथ आफ्टर द इम्पैक्ट, वो जो हमारे पास इनिशियल एंगल था उसके इक्वल हो जाएगा. इसको फिर हम अगेन जब इस इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे,
अल्फा और थीटा को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर। ई हमारे पास यहाँ पे वन आ गया, तो ये cos स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा हो गया, that both are cos स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, सो v इज इक्वल टू हमारे पास u आ जाएगा। अगर इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर है और वो हिट करता है स्मूथ फिक्स प्लेन के ऊपर, तो वेलोसिटी जो है वो अनअल्टर्ड रहेगी इन मैग्नीट्यूड बाय द इम्पैक्ट, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि थीटा और अल्फा हमारे पास बराबर होंगे। अब हम केस 3 देख लेते हैं। केस 3 क्या है, जब हमारे पास ई जीरो है। ई जीरो का मतलब है कि हमारे पास स्फीयर परफेक्टली इनइलास्टिक है। जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो फिर क्या होगा हमारे पास, कि हमारे पास जो थीटा एंगल है वो एग्जैक्टली exactly 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री का क्यों होगा, इसलिए कि परफेक्टली इनइलास्टिक है तो रीबाउंड नहीं होगा। जब रीबाउंड नहीं होगा हमारे पास, इसका मतलब है इस प्लेन के साथ साथ मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि स्लाइड करना शुरू कर देगा प्लेन के ऊपर। तो उस नॉर्मल से हमारे पास जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का बना देगा आफ्टर द इम्पैक्ट। इसको जब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 इज अगेन यू स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई हमारे पास जब जीरो हो गया, तो इस ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये जीरो हो जाएगा और ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो ये हमारे पास रह जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, दैट मीन v इज इक्वल टू यू साइन ऑफ अल्फा। दैट मीन कि अगर हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक स्फीयर है और वो स्मूथ प्लेन पे हिट करता है, तो ये रिबाउंड नहीं करेगा, it just simply slides along the plane. Its velocity is parallel to the plane, remain unaltered. ये हमारे पास तीन मेन केसेस थे, जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्मूथ स्फीयर अगेंस्ट अ फिक्स्ड लाइन। थैंक यू वेरी मच।